गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं नामक चैप्टर में आपने दो पार्ट यानी दो वीडियोस आपके पास पहुंच चुके हैं, जिसमें आपके सेकेंड पार्ट में आपको तत्वों का वर्गीकरण यानी मैटर का क्लासिफिकेशन हमने आपको पढ़ाया था, वर्गीकरण, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैटर को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक भौतिक वर्गीकरण और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। इस आधार पर हम मैटर को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत आपने पढ़ा था ठोस, द्रव, गैस तीन भागों में बांटा गया था, और रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत आपने पढ़ा था समांगी और विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। समांगी और विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण के भी या कह सकते हैं शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को दो भागों में बांटा गया था, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। उसी तरह शुद्ध पदार्थ के भाग थे तत्व और यौगिक। तत्वों में धातु, अधातु, उपधातु आते हैं और यौगिक आपके अकेले। तो उसी आधार पर आपको आगे का टॉपिक चलना है कि द्रव्य का वर्गीकरण, है ना। हेडिंग होगी आपका द्रव्य का वर्गीकरण। जो आपने चार्ट बनाया था उसी के बेस पर चलना है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि द्रव्य को दो आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है ना। द्रव्य को हम दो आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर वन है आपका, क्या आएगा नंबर वन है आपका, हेडिंग होगी जो वो होगी भौतिक वर्गीकरण। क्या होगी? भौतिक वर्गीकरण, ठीक है ना। इसको हमने नंबर ए पर क्लिक कर दिया, ठीक है ना। नंबर ए पर हमने डाला इसको भौतिक वर्गीकरण। तो लिख सकते हैं कि इस आधार पर द्रव्य को तीन भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। यानी भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम द्रव्य को तीन भागों में बांट सकते हैं। नंबर वन है आपका, हेडिंग डाल सकते हैं ठोस। क्या डालेंगे? इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, ये हो गया ठोस। यानी लिख सकते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन व आकार निश्चित होता है। ठोस कहलाती है। जैसे लकड़ी, लोहा, सोना, पत्थर आदि, ठीक है ना। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, ना कभी आयतन बढ़ेगा ना कभी आकार बढ़ेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे एक लकड़ी का डस्टर है, ये भी एक ठोस अवस्था में है ना। इसका ना तो आयतन बढ़ेगा और ना ही इसका आकार परिवर्तित होगा। तो ऐसी अवस्था को हम ठोस अवस्था कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है लकड़ी, लोहा, सोना, पत्थर, चांदी, ठीक है ना। ये सब क्या है? ठोस अवस्था के अंतर्गत आते हैं। आई बात सुनने? हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नंबर दो पर आता है आपका द्रव, ठीक है ना। द्रव, लिक्विड। इसमें क्या लिख सकते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था
द्रव, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाती है ना। जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है वो द्रव कहलाती है, जैसे कि पानी है, दूध है, तेल है आदि। ठीक है ना। तीसरी अवस्था आती है गैस, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाती है। ठीक है ना। अब जैसे कि आप इसमें लिक्विड देख रहे हैं, है ना, ये एक सैनिटाइजर है, लिक्विड द्रव अवस्था में। इसका ये देखिए ये वाला भाग खाली है, और अगर हम इसको ऐसा कर देते हैं तो देखिए ये इसका आकार इस तरह से हो गया। तो इसका आयतन द्रव के लिए निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं हम गैस की, कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, यानी कोई भी गैस हो उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है ना। अभी आपका चल रहा था ए नंबर पे भौतिक वर्गीकरण, अब बी नंबर पर होगा रासायनिक वर्गीकरण। नंबर बी पर आपका आता है रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है ना। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि इस आधार पर द्रव्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना। यानी रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर हम द्रव्य को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 आपका क्या है, ठीक है ना, स्मॉल लेटर में ए नंबर पर होगा शुद्ध पदार्थ। क्या होगा? शुद्ध पदार्थ। ठीक है ना। इसमें लिख सकते हो वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन, वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन निश्चित होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। ठीक है ना। आई बात में कि वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, निश्चित होता है, वो कहलाते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है ना। आगे लिख सकते हैं इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी इनको फिर से दो भागों में वर्गीकृत किया गया। क्या वर्गीकृत किया गया? नंबर 1 पर है आपकी हेडिंग तत्व। नंबर 1 पर हेडिंग है आपकी तत्व। पहला भाग क्या बना? इसको लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जिसे भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता। दो या वह पदार्थ जिसे भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा, यानी कोई भी विधि लगा ले और उसे दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांट सकते, उसे डिवाइड नहीं कर सकते, तत्व कहलाता है। तत्व कहलाता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं, आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, एवरीबॉडी, कुछ भी। ठीक है ना। यानी कि आपकी पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व रखे गए, इस तरह से 118 तत्वों में से कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं और इन्हें दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांट सकते। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में 41 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं? 41 स्टूडेंट्स हैं।
इनको 2 बराबर भागों में बांटना है तो 20 हो जाएंगे, 20 इधर चले जाएंगे, लेकिन जो एक बचा है क्या इसके 2 पार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो जिस प्रकार से इसके 2 पार्ट नहीं हो सकते, उसी प्रकार से तत्व को भी 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता है, ठीक है ना। अब तत्व क्या आते हैं, लिख सकते हैं कि इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि तत्व को फिर से 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 पर है आपका धातु, जिसको मेटल बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? मेटल, धातु। लिख सकते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा Na+ बना देगा। Fe है, यानी लोहा हमारा होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2 धनायन बनाएगा, ठीक है ना। एल्यूमिनियम है, ये 3 Al पे 3+ आ जाएंगे और +3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आई बात समझ? यानी वह पदार्थ या वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, इलेक्ट्रॉन दान करके जो भाग बनाएगा, वो कहलाते हैं धातु। आई बात समझ में? क्या कहलाएंगे? धातु। अब देखिए, आपका एक भाग हो गया धातु, दूसरा भाग हो गया अधातु, ठीक है ना। इसे दोबारा नहीं लिखना है आपको, ये आपका लिख चुका है, इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। डेफिनेशन इसी से मिलती जुलती होगी कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या था? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। जैसे कि Cl है, +1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Cl- बना देगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के O- बना देता है, ठीक है ना। इसी तरह ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Br- बना देगा। आई बात समझ में? कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं वो कहलाते हैं अधातु। आई बात समझ में? मोटी बात करें कि धातु वे तत्व हैं जिनमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह होता है, अर्थात जिनसे करंट लग सकता है। अधातु वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, ठीक है ना, विद्युत का प्रवाह नहीं होता, अधातु कहलाते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, लकड़ी है, प्लास्टिक है, रबड़ है आदि, ये अधातु की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा ये सारे तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब आपका नंबर जो 3rd है, नंबर 3rd पे क्या आएगा? उपधातु। क्या आएगा? उपधातु, मेटलॉइड, ठीक है ना, उपधातु हो जाएगा। तो वे पदार्थ या वे तत्व जो धातु व अधातु, वे तत्व जो धातु व अधातु दोनों के गुण रखते हैं, उपधातु कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाएंगे? उपधातु कहलाते हैं। जैसे कि सिलिकॉन, नहीं हाँ, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एस्टाटीन है ना, ये सब क्या आते हैं? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है आदि, ये आपके क्या आते हैं? उपधातु में आते हैं। यानी वे तत्व जो धातु के भी गुण रखे और अधातुओं के भी गुण रखे, दोनों के गुण अपने साथ रखते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं।
ठीक है ना। तो ये था आपका तत्व का वर्गीकरण। अब आगे चलते हैं यौगिक, है ना। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों की निश्चित अनुपात में मिलने से बनते, ठीक है ना। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, वो कहलाते हैं यौगिक। यौगिक मिलने से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। H2O है, NH3 है, CO2, इनमें एक निश्चित अनुपात होता है। अगर इनका अनुपात डिफरेंस हो जाए, नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 3 है, अगर इनका अनुपात गड़बड़ हो जाए तो यौगिक का निर्माण नहीं होगा। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अकार्बनिक यौगिक। क्या है अकार्बनिक यौगिक? इसमें देखेंगे कि वे पदार्थ जिनका निर्माण कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों या परमाणुओं से होता है। अन्य तत्वों यानी कार्बन के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी इनमें कार्बन नहीं होगा, जैसे H2O, NH3, H2SO4, HNO3, etc, है ना, वो कहलाएंगे क्या? अकार्बनिक। नंबर 2 पर कार्बनिक यौगिक वे पदार्थ जिनका निर्माण कार्बन व हाइड्रोजन से होता है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त 1-2 पदार्थ और भी जुड़ सकते हैं, जैसे क्लोरीन है, ये जुड़ गया, है ना। इसके अलावा भी ब्रोमीन है, कोई भी चीज जुड़ सकती है, लेकिन इनमें कार्बन का होना आवश्यक है। वो सब कहलाएंगे कार्बनिक पदार्थ, ठीक है ना। आइए चलते हैं आगे मिश्रण में। चलिए आगे देखिए मिश्रण, ठीक है ना। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिला देने से, है ना। कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। यौगिक में क्या लिखा था? निश्चित अनुपात होता है, और यहां पर कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, मिश्रण कहलाता। किसी भी अनुपात में कितना भी मिला दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल शरबत, आपके घर में रिश्तेदार आ गए, 4 लोग आ गए, 4 लोगों के लिए आप शरबत बना रहे हैं, शिकंजी बना रहे हैं, तो कोई नाप तोल कर तराजू लेके नहीं बैठेंगे कि 1 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी डालना है। एक अंदाज करके डाल देते हैं, मिला दिया, मीठा हो गया, है ना। मौका लगा तो 1 गिलास पी करके भी देख लिया, है कि नहीं? 1 गिलास पी करके भी देख लिया, जिससे कि आपको पता चल जाए मीठा है या नहीं। आई बात समझ? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बन जाता है। मिश्रण को 2 भागों में बांट सकते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी क्या होते हैं? जब किसी मिश्रण के सभी अवयव समान होते हैं। जब किसी मिश्रण के सभी अवयव यानी भाग, जब किसी मिश्रण के सभी अवयव कह दो या भाग कह दो समान होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे वायु है, शरबत है, धूल है आदि, ठीक है ना। अब शरबत में आपने चीनी और पानी मिलाया, क्या मिलाया? चीनी और पानी, लेकिन जब वो घुल जाता है तो ना तो वो चीनी दिखाई पड़ता है और ना ही पानी, दोनों एक जैसे भाग हो जाते हैं, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। नंबर 2 पर आता है विषमांगी मिश्रण। जब किसी मिश्रण के सभी अवयव समान नहीं होते, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, है ना। जब किसी मिश्रण के सभी अवयव समान नहीं होते, वो विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे जल और रेत का मिश्रण। अब पानी और बालू को मिलाए तो बालू नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर रहेगा, दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। लकड़ी और लोहे का मिश्रण। लकड़ी का बुरादा ले लीजिए, लोहे का बुरादा ले लीजिए, दोनों को मिलाएंगे, दोनों अलग अलग दिखेंगे। जल और तेल का मिश्रण। पानी और तेल को मिलाइए तो भी दोनों अलग अलग दिखते हैं। आई बात समझ में? इस तरह से आपका ये पार्ट 3 कंप्लीट होता है। द्रव्य का वर्गीकरण जो नामक टॉपिक था, वो क्लासिफिकेशन यहां से कंप्लीट होता है। आप लोग नोटबुक बना ले, कंप्लीट रखें, तैयार रखें। ओके, थैंक यू, जय हिंद। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना तो कतई ना भूलें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप अपने क्लास 11th की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप वीडियो में नए और बाकी के पार्ट नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।